केदारनाथ अग्रवाल की कविता बसंती हवा पर बातचीत करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कविता बहुरंगी है। प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य पर उन्होंने अछूती कविताएं लिखी हैं। पत्नी प्रेम पर उनकी दुर्लभ कविताएं हैं। इसके साथ ही मेहनतकश जनता के श्रम, संघर्ष और उनकी अडिग आस्था के प्रति वे हमेशा सचेत रहे हैं और उन्हें भी उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया है। केदारनाथ अग्रवाल यह मानते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा ने उनकी जीवन दृष्टि और काव्य दृष्टि को नया रूप दिया है। बसंती हवा शीर्षक कविता उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। वैसे तो कविता का विषय प्रकृति बराबर रही है। आदिकाल में सामान्यतः उद्दीपन के रूप में, भक्ति काल में भी उद्दीपन के रूप में ही कविता का प्रयोग होता रहा है। रीति काल में देव बिहारी जैसे कुछ कवियों ने आलंबन के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, जहाँ प्रकृति एक तरह से स्वतंत्र सत्ता के रूप में सामने आई है। बड़े पैमाने पर आधुनिक काल में प्रकृति को कविता में जगह मिली है और इसके लिए छायावाद को सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है। बसंती हवा कविता की खास बात यह है कि प्रकृति की कविताओं में सामान्य तौर पर मनुष्य की दृष्टि से प्रकृति और शेष जगत को देखा जाता है, लेकिन बसंती हवा शीर्षक कविता में प्रकृति की दृष्टि से प्रकृति और मनुष्य को देखा गया। यहाँ प्रकृति केवल सजीव सत्ता के रूप में ही नहीं है, बल्कि उसका गत्यात्मक चित्र इसमें विद्यमान है। अपने क्रिया व्यापारों के साथ प्रकृति इसमें मौजूद है। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ, वही हाँ वही जो युगों से गगन को बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए हूँ। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ। हवा खुद अपना परिचय दे रही है कि वह बसंती हवा है। युगों से गगन को, आकाश को न जाने कितने समय से यह कहा ही जाता है कि आकाश वायु के सहारे टिका हुआ है, कि बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए हूँ। इसमें अर्थ यह ध्वनित होता है कि उस बड़े दायित्व को निभाने के लिए अगर कष्ट और श्रम की ज़रूरत पड़े तो भी उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ऐसा करते हुए मुझको किसी तरह
का कोई कष्ट अनुभव नहीं हो रहा है। वही हाँ वही जो धरा का बसंती सुसंगीत मीठा गुंजाती फिरी हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। बसंती सुसंगीत मीठा, धरती पर जो कुछ कोमल है, सुंदर है, मधुर है, मानो हवा उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती रहती है। चूँकि यह बसंती हवा की बात की जा रही है, यहाँ सुखद स्थितियों की ही बात की जा रही है, मधुर स्थितियों की ही बात की जा रही है, मधुर गुंजारों की बात की जा रही है। वही हाँ वही जो सभी प्राणियों को पीला प्रेम आशा जिलाए हुए हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। मनुष्य को जीवन के लिए जो सबसे अधिक जरूरी चीज़ है वो हवा है। कवि बसंती हवा के बारे में यह कहता है कि वो बसंती हवा मानो प्रेम की मदिरा मनुष्य को पिलाते हुए, मनुष्य ही क्या सभी प्राणियों को पिलाते हुए उनका पालन पोषण कर रही है। बार बार इसमें हवा शब्द को दोहराया जा रहा है। वह लय के लिए तो है ही, अपनी बात पर बल देने के लिए भी है। कसम रूप की है, कसम प्रेम की है, कसम इस हृदय की सुनो बात मेरी। अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। यह लोक की रीति है, सामान्य लोक व्यवहार है, आमजन का स्वभाव है कि जब वो कोई बात कहते हैं और बार बार कहते हैं, कोई मानता नहीं है, तब वो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कस्में खाने लगते हैं। और कस्में किसकी खाते हैं? जो उनके लिए सर्वाधिक प्रिय हो। बहुत पहले बच्चे विद्या कसम खाते थे। जब विद्या का बहुत महत्व था तब ऐसा किया जाता है। अब पता नहीं किस चीज़ का कसम बच्चे खाते होंगे। तो कसम रूप की है, कसम प्रेम की है, कसम इस हृदय की सुनो बात मेरी। केदारनाथ अग्रवाल के लिए रूप यहाँ सौंदर्य से आशय है, प्रेम और हृदय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वो इन्हीं की कसम से बसंती हवा की बात को पुष्ट करना चाहते हैं कि अनोखी हवा हूँ, विचित्र हूँ, बड़ी बावली हूँ। बावला वही होता है जो हृदय की बात सुनता है, मदमस्त है, पागल जैसी है, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। इसमें स्वाधीन चेतना प्रकृति के माध्यम से, हवा के माध्यम से, कि बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है,
किसी बात की कोई चिंता नहीं है। बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। वो निडर है। हवा कोई बंधन नहीं स्वीकार करती, प्रकाश कोई बंधन नहीं स्वीकार करता है, प्रकृति के उपादान बंधन स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए छायावाद के कवियों को जब अपनी स्वाधीन चेतना को व्यक्त करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया। उसी प्रकृति के माध्यम से उसी स्वाधीन चेतना को यहाँ केदारनाथ अग्रवाल अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा। न घर बार मेरा, हवा कहीं एक जगह ठहरती नहीं है। न उद्देश्य मेरा, उसका कोई अपना उद्देश्य नहीं है। अगर कोई अपना उद्देश्य है तो प्राणियों का पालन पोषण करना ही है और उसके लिए कोई बंधन जरूरी नहीं है। न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, हवा को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। न कोई चाह है, न किसी से कोई उम्मीद है। जिसकी किसी से कोई इच्छा न हो, कोई चाह न हो, कोई उम्मीद न हो, उसको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हवा निडर अगर है तो इसीलिए है कि हवा को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई चाह नहीं है। इसीलिए न प्रेमी न दुश्मन, प्रकृति शेष जगत के साथ पूरी तरह से निरपेक्ष होती है। हवा पूरी तरह से निरपेक्ष है। हवा का न कोई अपना प्रेमी है, न अपना कोई दुश्मन है। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। प्रकृति सबके साथ एक सा बर्ताव करती है, समता का बर्ताव करती है। तो समता और स्वतंत्रता दोनों इस कविता में अब तक दिखाई पड़ चुके हैं। समता भी दिखी है, स्वतंत्रता भी दिखी है। ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं और इस पूरी कविता में प्रकृति का शेष जगत के साथ बंधुत्व का भाव भी मौजूद है। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। हवा जहाँ से भी चली, जहाँ को भी गई, शहर हो गांव हो बस्ती हो नदी हो रेत हो निर्जन हो, हरे भरे खेत हों पोखरे हों, झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं। वो सबको झुलाती है, सबको झुमाती है, सबको सुख बांटती है। हवा का काम सुख बांटना ही है। हवा सबको सुख बांट रही है। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में को उतर कर भगी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। अब यहाँ कविता का रूप थोड़ा बदलता है। यहाँ बसंती हवा एक अल्हड़ किशोरी का रूप धारण कर लेती है, मदमस्त किशोरी का रूप धारण कर लेती है। चढ़ी पेड़ महुआ,
थपाथप मचाया, महुआ के पेड़ पर चढ़ी, उछलने कूदने लगी। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उस प्रक्रिया में कभी बच्चे गिरते हैं, कभी दूसरे पेड़ पर चढ़ते हैं। हो सकता है बचपन में आप लोगों में से किसी ने ओल्हा पाती खेला हो, इस तरह के दूसरे खेल खेला हो, तो ये कविता ज़्यादा संप्रेषित होती है। प्रगतिवाद की विशेषता है भाषा की संप्रेषणीयता। आम बोलचाल की भाषा में अपनी बातें कहना। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा, किया कान में कू। ये अल्हड़ बच्चे, कुछ शरारती बच्चे यह क्रिया करते हैं, किसी की कान में कू आवाज करके इधर उधर भागने लगते हैं। उसे भी झकोरा, किया कान में कू। यहाँ प्रकृति अपनी पूरी क्रियाशीलता के साथ, गतिमयता के साथ, मानवीय क्रिया व्यापारों के साथ मौजूद है। उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। मानो गेहूं के खेत में देर तक हवा इधर उधर बहती रही, मौजूद रही। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। मजा आ गया तब, न सुध बुध रही कुछ। बसंती नवेली भरे गात में थी। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। केदारनाथ अग्रवाल की एक और बहुत चर्चित कविता है, चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना बाग है, वहाँ से कवि लौटता है और खेत की एक मेड़ पर बैठकर प्रकृति का सौंदर्य देखता है, फसलों को देखता है, जहाँ उसको चना शीश पर मुरैठा बांधे गबरू जवान की तरह से नजर आता है। और उसी के पास बीच में अलसी उगी हुई है और नीले फूले फूल की कलसी अपने सिर पर सजाए हुए है। यहाँ उसी फूल के लिए है, कलसी उसी फूल के लिए आया है कि खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी। मन में एक भाव आया, जैसे कुछ देखकर बच्चों के मन में कुछ शरारत सूझती है। हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। मानो हवा कोशिश करके उस फूल को झाड़ना चाहती है, मगर उसमें वो सफल नहीं हो पा रही। इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। मजा आ गया तब, न सुध बुध रही कुछ। बसंती नवेली भरे गात में थी। और उसके हिलाने से जब अलसी की कलसी नहीं गिरी, उसके फूल नहीं झड़े, तो मानो हवा अपना हार स्वीकार कर लेती है। जैसे बच्चे किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो उससे थोड़े हतोत्साहित होते हैं वो, और दूसरे के साथ कुछ वैसा ही नहीं करते हैं। तो हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। मज़ा आ गया तब,
न सुध बुध रही कुछ। और इस पूरे क्रिया व्यापार में मानो हवा अपना सुध बुध खो देती है, होशो हवास खो देती है। और इस होशो हवास खोने में भी एक तरह का आनंद है। आनंद में होशो हवास खो देना। बसंती नवेली भरे गात में थी, और मानो वो सरसों पूर्ण यौना थी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा। पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, लगी जा हृदय से कमर से चिपक कर। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, हवा जब चलती है तो अरहर की डाल हिलने लगती है, झुकने लगती है। तो अरहर के उस हिलने में, झुकने में कवि ने उस अरहरी, यहाँ अरहरी को भी, सरसों को, अलसी को कवि ने युवतियों के रूप में चित्रित किया है। यहाँ अरहरी कुछ पूर्ण यौना नायिका की तरह से है। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी। हवा की क्रिया प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होती है जिससे लगता है कि कोई किशोरी किसी वधू से कुछ बात मनवाना चाहती है, उससे कुछ हट करना चाहती है, उसको कुछ मूर्ख बनाना चाहती है, लेकिन वह उसके झांसे में ना है। तो मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा, लेकिन वो हार मानने वाली यहाँ नहीं है। पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, लगी जा हृदय से कमर से चिपक कर। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं। अब केदारनाथ अग्रवाल के प्रकृति चित्रण की विशेषता है उसकी गतिमयता। वो एक पूरा चित्र ही खड़ा कर देते हैं, गतिशील चित्र खड़ा कर देते हैं कि हवा बह रही है और उस हवा के बहने से अरहर की डाल इधर उधर झुकती है, और उसी बीच में कोई पथिक आता है तो डाल उससे लग जाती है। कवि की कल्पना है कि मानो वो अरहरी रूपी नायिका पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, लगी जा हृदय से कमर से चिपक कर। और यह जो पूरी क्रिया है वह उस अल्हड़ किशोरी के लिए, शरारती किशोरी के लिए आनंद का विषय है। हवा रूपी उस किशोरी के लिए आनंद का विषय है। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, जोर से हंसी मैं, हवा अपनी पूरी सरसराहट के साथ बहती है और वो हवा का गुंजार सारी दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, मानो सारी दिशाएं उसकी हंसी से हंसने लगती हैं। हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, सारे खेत हंसने लगे। आनंद ही आनंद व्याप्त नजर आता है कवि को हर जगह। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी,
धूप है, चमचमाती हुई धूप है। कवि को लगता है कि मानो वह धूप भी हंस रही है। केदारनाथ अग्रवाल को धूप बहुत प्रिय है। सरसों, अलसी, चना, गेंदे का फूल उनकी कविता में बार बार आते हैं। धूप अपने तमाम रूप रंगों के साथ केदारनाथ अग्रवाल की कविता में आती है। जैसे एक कविता में वो कहते हैं, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है, फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, जैसे दो हमजोली सखियां गले मिली। यहाँ वो चमचमाती धूप भी कवि को हंसती सी नजर आ रही है। हंसी चमचमाती भरी धूप सारी प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। और मानो इस बसंती हवा के प्रभाव में सारी सृष्टि हंसने लगती है। हर जगह कवि को हंसी ही हंसी प्यात दिखती है। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है। जब जैसी मन स्थिति है तब तैसी कविताएं वो प्रकृति के माध्यम से रचते हैं। प्रकृति के उपादानों में उनकी मन स्थिति को जगह जगह लक्षित किया जा सकता है। जैसे यहाँ धूप हंस रही है, खेत हंस रहे हैं, सारी सृष्टि हंस रही है। एक विरोधी चित्र है उदास दिन कविता का, जिसमें वो कहते हैं कि यह उदास दिन पेंशन पाए चपरासी सा, और जुए में हारे जन सा, आपे में खोए गधा सा मौन खड़ा है। जब उदासी को व्यक्त करना होता है तो केदारनाथ अग्रवाल उस तरह से व्यक्त करते हैं। जब हंसी को व्यक्त करना होता है, आनंद को व्यक्त करना होता है, तो इस तरह से व्यक्त करते हैं। प्रकृति केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ बहुत कुछ काव्य कारण की तरह से मौजूद है। मतलब जैसे काव्य हेतु है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ऐसे ही प्रकृति को उन्होंने उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया है। चाहे वो प्रेम का संदर्भ हो, सौंदर्य का संदर्भ हो, मेहनत कश जनता की संघर्ष चेतना का संदर्भ हो, उनकी अडिग आस्था का संदर्भ हो, केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति के माध्यम से अपनी बातें की हैं। और इस पूरी कविता की जो भाषा है वह, जैसा कि मैंने पहले बताया है और आप जानते भी हैं कि प्रगतिवादी कवि आम बोलचाल की भाषा में अपनी बात कहना चाहते थे। लोक प्रचलित शब्द ही इसमें इस्तेमाल हैं। और केदारनाथ अग्रवाल में उनके खास तौर पर उनके प्रकृति चित्रों में एक गहरी लोक परकता, लोक संपृक्ति दिखाई पड़ती है। और उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है कविता में लय पर। लय ही उनकी कविता का प्राण तत्व है। वो छंदों की भी क्षतिपूर्ति करता है और तुकों की भी क्षतिपूर्ति करता है। लय की कीमत पर केदारनाथ अग्रवाल को कुछ स्वीकार नहीं है। वो छंदों पर भी लय को वरीयता देते हैं और तुकों पर भी लय को वरीयता देते हैं। इसीलिए केदारनाथ अग्रवाल की कविता
सहज संप्रेषणीय हो जाती है और वो बराबर स्मृति में बनी रहती है। यह बसंती हवा कविता उनकी प्रकृति की कविताओं में सबसे अधिक चर्चित कविताओं में से एक है, जिसमें उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच अभिन्न रिश्ते को पूरी आत्मीयता के साथ सहज सरल शब्दों में व्यक्त किया है। धन्यवाद।